वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सरसाइज नंबर 3.1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है वो चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हमने जो है वो कर लिया, जो कि लोगैरिथम था। लोगैरिथम के बाद हमारी जो है वो न्यू एक्सरसाइज नंबर 3.1 का आगाज़ करेंगे। 3.1 में जो है वो हमने क्या करना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं माशाल्लाह से। इसमें जो है वो टोटल कोई 7 क्वेश्चन हैं और उन 7 क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारी कोशिश रहेगी कि हम एटलीस्ट 3 क्वेश्चन को जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करें, ताकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ी ना हो और आपको समझने में भी आसानी हो। और वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो सारी बातें समझ आ सकें। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपने पॉलिनॉमियल के बारे में बताना है कि पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने बताना है। रैशनल और इरेशनल के बारे में और पॉलिनॉमियल के बारे में हमने इससे पहले भी सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको एक्सप्रेस करने का तरीक़ेकार थोड़ा सा चेंज होता है। तो वीडियो को आगाज़ करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है, उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि औरों की भी जो है वो हेल्प हो सके। तो बिना वक्त ज़ाया करें हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को आगाज़ करते हैं। तो 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल और नॉट लिखते हैं। तो इसमें पॉलिनॉमियल क्या है इसके बारे में बताना है आपने, और क्या पॉलिनॉमियल नहीं है उसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, देखें भाई अगर तो आपके पास सवाल है कुछ इस तरह से कि लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और एक लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों में आप अगर गौर करें, कंसीडर करें, तो यहाँ पर आपको दो फ़र्क दिखाई देगा, और वो फ़र्क ये है कि सवाल तो सेम है लेकिन इसमें इक्वल टू नहीं है और इसमें इक्वल टू है। तो जिसमें इक्वल टू आ जाए उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें इक्वल टू आ जाए उसे इक्वेशन कहा जाता है, और जिसमें इक्वल टू ना आए उसे क्या कहा जाता है, एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन। तो ये लाजमी फ़र्क है जो कि बहुत ज़्यादा आपको जो है वो जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी गलतियों का जो है वो अमल बन सकता है, क्योंकि आगे के लिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सप्रेशन वो है जिसमें इक्वल टू ना हो, और इक्वेशन वो है जिसमें इक्वल टू हो। खैर, अब हम बात करते हैं कि पॉलिनॉमियल के बारे में बात करते हैं। तो पॉलिनॉमियल में फ़र्स्ट शर्त ये है कि आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन के बाद एक्सप्रेशन आपके किस तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें वेरिएबल जो है वो सिंगल होने चाहिए, मतलब वेरिएबल सिंगल हो। अब वेरिएबल सिंगल होने से क्या मुराद है, आप देखें सवाल में लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल है, मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। वेरिएबल से मुराद होता है कि जो भी ए से लेके जेड तक के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो ए से लेके जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट हैं उसे वेरिएबल कहा जाता है। इसमें अल्फ़ाबेट जो है वो भले अल्फ़ाबेट की तादाद ज़्यादा हो लेकिन अल्फ़ाबेट कोई एक हो। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर x है तो पूरे सवाल में x हो।
ठीक है, भले एक्स की तादाद ज़्यादा हो, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, और भी एक्स आ जाए, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्स की तादाद जो है वो क्या होनी चाहिए, एक ही होना, मतलब ये है कि एक्स ही होना चाहिए। अगर एक्स के साथ सपोज डैट वाई आ जाए, जैसे कि सपोज मैंने ये सवाल लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई प्लस 3। अब देखें यहाँ पे x भी है और x भी है और क्या है y भी है, यहाँ पे भी क्या है y है। तो अब यहाँ पे वेरिएबल की तादाद क्या हो गई, 2 हो गई। मतलब यह है कि वेरिएबल की तादाद जो है वो क्या है, मतलब तादाद को काउंट करें तो 1 2 3 4, काउंटिंग नहीं करनी हमें ये देखना है कि वेरिएबल्स कितने हैं, मतलब एक तरह के वेरिएबल हैं या फिर 2 तरह के वेरिएबल हैं या 3 तरह के वेरिएबल हैं। ऐसा हो सकता है कि इसमें z भी आ सकता है, इसमें p q r भी हो सकता है, a से लेकर z तक कुछ भी हो सकता है। हमें क्या करना है, हमें ये जानना है कि एक वेरिएबल होने चाहिए, या तो x हो या तो y हो या तो z हो या तो p हो या तो q हो, मतलब a से लेकर z तक कोई एक वेरिएबल हो, भले वो जितनी मर्तबा भी आए एक एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो अगर कोई भी वेरिएबल कोई एक वेरिएबल हो तो हम मानेंगे कि वो क्या है, वो जो है वो हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, वो क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल है। और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए, पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन ये जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये नॉट पॉलिनोमियल है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, इसको पूरा लिख देते हैं। अच्छा, ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त ये है पॉलिनोमियल की कि ये तो बात हो गई कि एक्सप्रेशन में अगर एक वेरिएबल हो, कोई एक वेरिएबल हो तो वो पॉलिनोमियल है। दूसरी बात ये कि वेरिएबल तो हो लेकिन वेरिएबल पे जो पावर हो, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3। अब आप अगर गौर करें तो इसके ऊपर अगर कोई पावर है तो पावर क्या है, 2 है। इसके ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो पावर क्या है, 1 है। तो पावर जो है ना, उसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर साइन पॉजिटिव है, दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई कि वेरिएबल क्या होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए, कोई एक वेरिएबल हो। दूसरी बात जो है वो क्या है कि पावर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर पावर जो है, पावर या फिर एक्सपोनेंट कह दें आप, ठीक है, जो भी एक्सपोनेंट है अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो क्या है, पॉजिटिव है, तो भी वो क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाए, लाइक डैट, कुछ इस तरह से हो जाए कि ये लिखा हो मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, लेकिन आप देखें यहाँ पे क्या है, x तो है, मतलब एक वेरिएबल है, लेकिन एक वेरिएबल के साथ साथ उसके ऊपर जो पावर है वो किस में है, नेगेटिव, मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर क्या है, नेगेटिव है, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, तो ये क्या हो गया, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि रूट आ जाए, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे x रूट आ गया, मतलब किसी भी वेरिएबल के ऊपर क्या हो जाए, रूट हो जाए। अब वो भले इस तरह से लिखे हुए क्वेश्चन, ठीक है, मतलब ये है कि जो कांस्टेंट नंबर है उसके ऊपर कोई भी रूट ना हो, कुछ भी ना हो, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाए तो भी वो क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात जो है वो ये है कि ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख दिया मैंने x। ठीक है, अब ये x कहाँ पर है, डिवाइड में। अगर मैं इसको नीचे से ऊपर लेकर जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन जो है वो फॉलो हो रही है कि अगर ये वैल्यू जो है वो मतलब ये वेरिएबल अगर नीचे से ऊपर जाए तो उसकी पावर क्या है, 1 है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 और x की पावर ऊपर जाके मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो ये पावर किस में आ गया, माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये बात जो है वो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कि कौन से जो क्वेश्चन हैं वो पॉलिनोमियल है और कौन से क्वेश्चन जो है वो नॉट पॉलिनोमियल है। आपको बासानी जो है वो समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, आपको जो है वो जैसे यहाँ पे दिखा देंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नॉन पॉलिनोमियल है, और साथ ही साथ आपको जो कॉन्सेप्ट दिया है उन कॉन्सेप्ट को भी जो है वो आपको फॉलो करके बताते हैं कि कैसे जो है वो पॉलिनोमियल हो रहे हैं और कैसे वो नॉट पॉलिनोमियल हो रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप
फर्स्ट क्वेश्चन है पहले ही सवाल में। फर्स्ट जो रूल मैंने बताया वो रूल क्या था कि वेरिएबल क्या होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए। आप देखें यहाँ पे x भी है और y भी है, ठीक है। भले पावर जो है वो किस में है, पॉजिटिव में, लेकिन दो दो वेरिएबल, तो ये क्या हो गया, नॉन पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड को देखते हैं, तो यहाँ पे देखें एक तो दो वेरिएबल भी है, ऊपर से उसके ऊपर पावर क्या है, माइनस है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, थर्ड की तरफ बात करते हैं, तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, एक्स है, 10x है, फिर x है, रूट लगा है, लेकिन रूट किसके ऊपर लगा हुआ है, कांस्टेंट नंबर के ऊपर। मैंने क्या कहा कि रूट किसके ऊपर होना चाहिए, अगर वो वेरिएबल के ऊपर रूट हो तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पॉलिनोमियल, लेकिन अगर वो जो है वो कांस्टेंट नंबर के ऊपर है तो उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। सरोकार किससे होना चाहिए, अगर ये इस x के ऊपर, अगर इस x के ऊपर जो है वो रूट हो जाता तो ये क्या हो जाता, नॉन पॉलिनोमियल, लेकिन x यहाँ पे जो है वो एक ही है, मतलब एक ही वेरिएबल है, एक ही तरह के वेरिएबल हैं और इनके ऊपर कोई भी रूट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख दिया है कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से इस फोर्थ पार्ट को देखते हैं, तो फोर्थ पार्ट में देखें कि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 5 है, लेकिन x के ऊपर क्या है, रूट है, तो सीधी सी बात है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक x के ऊपर क्या आ गया, रूट आ गया, तो सीधे आपने कहना है कि ये वो क्या है, नॉन पॉलिनोमियल। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में चलते हैं, तो 2 अपॉन, देखें 2 यहाँ पे है, इसके साथ अगर कुछ नहीं है तो हम क्या कहेंगे, x है, और x की पावर क्या है, 0 है, लेकिन उससे कोई मसला ही नहीं है। अगर ये सिर्फ 2 भी रखे रहने दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आप देखें, नीचे क्या है, x है, अगर इस x को मैं नीचे से कहाँ लेकर जाता हूँ, ऊपर लेकर जाता हूँ, तो इसकी पावर अभी क्या है, +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो सीधी सी बात है कि अगर ये पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो मैंने ये कहा कि अगर वेरिएबल के पावर में साइन क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख दिया ये क्या है, नॉन पॉलिनोमियल। सेम एज इट इज़ इसके 6 पार्ट को देखते हैं, तो लिखा है कि 2 अपॉन एक्स, आगे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अपॉन में क्या है, x है, तो ये नीचे से ऊपर चला जाए तो ये इसके पावर का साइन क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पॉलिनोमियल। होप सो कि आपको पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं आपको कि रैशनल क्या है और इरेशनल क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट को समझने के लिए रैशनल और इरेशनल के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल के लिए आपको ये जानना है कि आपको इस तरह से सवाल जो है वो डिवाइड में करके दिया जाएगा, मतलब ऊपर एक एक्सप्रेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3, जैसे कि एक एक्सप्रेशन हो गई, नीचे जो है वो एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ मैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो देखें, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को आप अलग कंसीडर करेंगे, ठीक है, और नीचे वाली एक्सप्रेशन को आप अलग कंसीडर करेंगे। तो मान लें कि ऊपर वाली एक्सप्रेशन को मैंने कह दिया कि ये क्या है, p है, और नीचे वाली एक्सप्रेशन को मैंने नाम दे दिया कि ये क्या है, q है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p अपॉन q। तो कहा जाता है कि अगर p अपॉन q दोनों ही क्या हों, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल हो, मतलब p भी पॉलिनोमियल हो, और नीचे डिवाइड में जो q है ये भी पॉलिनोमियल हो, तो ऐसी सूरत में अगर p अपॉन q पॉलिनोमियल हो तो उस एक्सप्रेशन को या फिर उस टर्म को हम क्या कहेंगे, रैशनल कहेंगे, ठीक है। अगर इनमें से एक में भी मसला आ जाए, मतलब यह है कि या तो p नॉन पॉलिनोमियल हो जाए, और अगर p नॉन पॉलिनोमियल नहीं है, अगर p पॉलिनोमियल है लेकिन जो q है डिवाइड में जो एक्सप्रेशन है, अगर वो नॉन पॉलिनोमियल हो जाए, दोनों में से ऊपर या फिर नीचे में से कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर नॉन पॉलिनोमियल हो जाए, तो वो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो है, मतलब उस पूरे टर्म को हम क्या कहेंगे, नॉट रैशनल कहेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया तो आपको जो है वो रैशनल और नॉट रैशनल के बारे में अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाले टर्म को आपने देखना है और नीचे वाले टर्म को देखना है। अगर जो है वो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो, पॉलिनोमियल हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो वो क्या है, रैशनल है। और अगर दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन भी अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट रैशनल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट, ठीक है, ये रैशनल हैं या फिर नॉट रैशनल हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो रैशनल लिख दें, ठीक है, अगर रैशनल है तो रैशनल लिख दें,
रैशनल अगर वो नहीं है तो आप उसको नॉट रैशनल भी लिख सकते हैं या फिर इरेशनल भी लिख सकते हैं। अगर आप बुक के पीछे देखेंगे आंसर में तो वहाँ पे नॉट रैशनल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो इरेशनल लिखवा दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आपने ऊपर वाले टर्म को देखना है। ऊपर वाले टर्म को आपने क्या मान लिया? ऊपर वाले टर्म को आपने p मान लिया, नीचे वाले टर्म को आपने क्या मान लिया? q मान लिया। ये नहीं कि ये मतलब दोनों टर्म को आप जो है वो एज पॉलिनोमियल लेंगे, ऊपर वाले टर्म को अलग पॉलिनोमियल मानेंगे, नीचे वाले टर्म को अलग पॉलिनोमियल मानेंगे। ठीक है, तो ऊपर जो है वो x है, क्या x के ऊपर कोई रूट है? नहीं। क्या x की पावर जो है वो क्या है? माइनस में है? नहीं। पावर भी जो है वो पॉजिटिव में है, तो ऊपर वाला टर्म जो है वो क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। अब नीचे वाले को देखते हैं। नीचे वाले में भी कोई भी पावर नेगेटिव में नहीं है, कोई रूट नहीं है, कोई डबल वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब नीचे वाला टर्म भी क्या हो गया? पॉलिनोमियल। तो ऊपर वाला टर्म भी पॉलिनोमियल, नीचे वाला टर्म भी पॉलिनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे कि मैंने बताया कि p अपॉन q क्या हो जाए? पॉलिनोमियल हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रैशनल। तो इज्जत व एहतराम के साथ यहाँ पे क्या लिख देना है? रैशनल। एंड सेकेंड एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखें कि ऊपर जो टर्म है वो एक तो है एक्स स्क्वायर, लेकिन जो सेकंड है वो क्या है? 5 रूट एक्स। तो सीधी बात ये है यहाँ पे कि x के ऊपर क्या आ गया? रूट आ गया। तो हमने कहना है कि ये क्या हो गया? रूट आने की वजह से ये हो गया नॉन पॉलिनोमियल। अगर ये नॉन पॉलिनोमियल हो गया तो नीचे वाले को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ये कहा कि अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन और नीचे वाले एक्सप्रेशन में कोई एक एक्सप्रेशन भी अगर नॉन पॉलिनोमियल हो जाए तो सीधे आपने जो है वो क्या करना है? आपने उसको इरेशनल मान लेना है या फिर नॉट रैशनल लिख देना। तो सीधे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? इरेशनल लिख दिया। इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखें, ऊपर वाले टर्म को देखें तो स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, मतलब सबके पास पावर जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो ऊपर वाला टर्म पॉलिनोमियल है। लेकिन नीचे आ जाते हैं। नीचे वाले टर्म में देखा ये क्या है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? एक्स है, लेकिन यहाँ पे देखें रूट दे दिया। लेकिन रूट किसके ऊपर है? रूट 7 के ऊपर है। हमने क्या कहा? वेरिएबल के ऊपर अगर क्या हो? रूट हो तो फिर वो नॉन पॉलिनोमियल। लेकिन वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं है, सबकी पावर क्या है? पॉजिटिव है। तो ऐसी सूरत में हम उसको क्या मानेंगे? पॉलिनोमियल। तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल, नीचे वाली एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल। तो सीधी सी बात है कि ये क्या हो गया? रैशनल हो गया। उसके बाद इसके फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो सीधी सी बात ये है कि एक तो दो वेरिएबल हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि इनके ऊपर रूट भी है, ठीक है। तो ये तो पॉलिनोमियल तो है नहीं, ना ऊपर वाला टर्म पॉलिनोमियल है, ना ही नीचे वाली एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। तो ना ऊपर वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, ना नीचे वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल। तो सीधी सी बात है कि ये जो है वो रैशनल तो हो नहीं सकता। तो इसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल कहेंगे। फिफ्थ में क्या है? 7 है। तो ऊपर जो है वो कोई वेरिएबल ही नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप मान लीजिए कि x की पावर 0 है, या अगर ना भी माने तो सिर्फ 7 है, तो ऊपर वाला टर्म जो है वो क्या है? पॉलिनोमियल है। नीचे वाले टर्म को देखें, x है, x के ऊपर कोई रूट है? नहीं है। x के ऊपर क्या कोई पावर है? हाँ है। x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ऊपर पावर 1 है। क्या ये पावर माइनस में है? नहीं। तो नीचे वाली एक्सप्रेशन भी क्या है? पॉलिनोमियल। तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल, नीचे वाली एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल। तो इसे हम क्या कहेंगे? रैशनल कहेंगे। तो लिख दिया यहाँ पर रैशनल। अब देखें यहाँ पे डिवाइड में कुछ है ही नहीं, कोई इशू नहीं है। डिवाइड में अगर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? नीचे क्या है? 1 है। तो अगर 1 है तो 1 क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखें तो x के ऊपर क्या लगा है? रूट लगा हुआ है। तो x के ऊपर अगर रूट आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉन पॉलिनोमियल। और अगर नॉन पॉलिनोमियल हो गया तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन और नीचे वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे कि कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर नॉन पॉलिनोमियल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स जो हैं वो क्या हुए? कंप्लीट हुए। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स की तरफ। तो आइए भाई क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखते हैं यहाँ पर कि रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। मतलब ये है कि इनको रिड्यूस करें, ठीक है। इनटू रिड्यूस द फॉलोइंग मतलब अंदर झेल क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको क्या करना है? आपने रिड्यूस करना है इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म, मतलब इनके छोटे से छोटे फॉर्म में। मतलब ये है कि जितना ये छोटा हो सकता है आपने उसको क्या करना है? उतने छोटे फॉर्म में जो है वो तब्दील करना है। अब इसमें जो है ना हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपको जो है वो वैसे तो आदत हो गई होगी, 2 चैप्टर अभी तक कंप्लीट हुए हैं आपके, तो आपको पता लग गया होगा कि आप जो है वो 9 क्लास में आ गए हैं और इतनी आसान बात नहीं है। तो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो इसलिए जो है वो क्वेश्चन हमने जो सॉल्व करवाए हैं उन्हीं क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ, ताकि वक्त भी बचे हमारे पास और आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में क्या लिखा है कि पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 10। अब ये जो सिंबल है ये डिवाइड कहलाता है, ठीक हो गई बात। अब देखें अगर ऐसा होता ना कि यहाँ पे माइनस है, अगर नीचे भी माइनस वाला टर्म होता तो मैं इसको ये करता कि यहाँ पे इस 100 को मैं ब्रेक कर देता इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। लेकिन
ऐसा है कि यहाँ पे नीचे जो साइन है ना वो प्लस है, तो मैं इसको अगर कर भी दूँ इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, अगर मैं एक्सपोनेंट पे कर भी दूँ तो बड़े आसानी से ये एक्सपोनेंट में हो तो जाएगा, लेकिन ये ऊपर नीचे वैल्यू जो है वो कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि डिवाइड है तो कैंसिल तो करना पड़ता है, तो वो कैंसिल तो नहीं हो पाता। और कैंसिल होने के लिए शर्त ये है कि साइन का सेम होना ज़रूरी है। अब साइन सेम होगा नहीं तो हम कैसे उसको कैंसिल कर सकते हैं? हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब जब कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास एक ही हल बचता है कि हम इसको क्या करें, डिवाइड करवाएं। अब डिवाइड करने का जो तरीक़ेकार होता है कि जो भी नॉमिनेटर होता है उसको ऐसे, ये डिवाइड का सिंबल होता है, ठीक है, इस डिवाइड के अंदर जो होता है इस वाले हिस्से को हम कहते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, ये से पहले भी मैंने बात बताई हुई है चैप्टर नंबर 1 में। और जो बाहर होता है उसे क्या कहा जाता है, डिवाइज़र। ठीक है, इसे कहा जाता है डिवाइज़र, और जो इस हिस्से में होता है इसे क्या कहा जाता है, क्वोशंट। ठीक है, अच्छा जी, और जो भी वैल्यू नीचे बचती जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। अब ये आपने जो है वो 8 क्लास तक जो है वो सीखा होगा कि अगर आप रिमाइंडर को कैंसिल ना कर पाएँ तो आप वहाँ पे क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। लेकिन अब चूँकि हम काम यहाँ पे किसका कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का काम कर रहे हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम पॉइंट लगा के तो काम कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो भी रिमाइंडर में बचता है उसको हम क्वोशंट में ले जाके लिख देते हैं। ठीक है, मतलब क्वोशंट के सामने ले जाकर लिख देते हैं, और जो भी डिवाइज़र में होता है उसको नीचे ले जाके लिख देते हैं। तो ऐसी एक्सप्रेशन को, मतलब एक ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो जब भी आप इस तरह के डिवाइड को इस्तेमाल करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल अगर आप ना कर पाएँ तो ऐसी सूरत में आपको यही काम करना पड़ेगा कि आपको उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। और बुक वाले ने भी यही किया, तो हम भी जो है वो उसी तरह से करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। तो जो भी ऊपर वाला टर्म है वो डिवाइडेंड में चला जाएगा, और ऊपर वाला टर्म p² - 100, और जो भी नीचे वाला टर्म है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइज़र में चला जाएगा। ठीक है, अब डिवाइज़र में क्या होता है कि हमने उतनी मर्तबा टेबल को पढ़ना होता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो इसको यहाँ पर लिख दिया। आप देखें ऊपर वाला जो टर्म है वो कहाँ पर आ गया, डिवाइडेंड के अंदर आ गया, और जो भी नीचे था वो कहाँ पर है, डिवाइज़र में। अब देखें p² + 10 इस p² - 100 को कैंसिल करना चाहता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो मुझे इसके टेबल को पढ़ना पड़ेगा 1 टाइम। जब मैंने इसको 1 टाइम पढ़ा तो यहाँ पे वही वैल्यू आ गई। अब डिवाइड की कहानी ये होती है कि हमें उसके साइन को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो जो भी साइन है ना उसका ऑपोजिट साइन ले लें। अगर माइनस का साइन होता तो हम प्लस का साइन ले लेते हैं, और अगर प्लस का साइन होता तो हम क्या ले लेते हैं, माइनस का साइन ले लेते हैं। लेकिन जो भी साइन को हम चेंज करके लिखेंगे ना, अब उस वैल्यू का साइन वही रहेगा। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस साइन था ना वो ख़त्म हो जाएगा, उस साइन को हमने अहमियत नहीं देनी है। लाइक दैट, जैसे कि आपने देखा p² + 10 को यहाँ पे 1 टाइम अगर पढ़ा तो यहाँ पे क्या आ गया, p² + 10 आ गया। अब इसका कोई साइन नहीं था ना, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि इसका साइन क्या था, प्लस था। तो प्लस के साइन को अगर चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका साइन क्या हो गया, माइनस। अब ये साइन हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, ये दोनों साइन जो है वो ये अहमियत नहीं रखता। ऊपर वाले के साइन को नहीं चेंज करते हैं, जो भी नीचे वाला होता है ना उसके साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये अब इस 10 का साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। इस p² का साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। प्लस का साइन अब नहीं रहेगा। अब देखें ये p² प्लस का है, ये p² माइनस का है। तो 1 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। 0 से p² मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 0। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखें ये माइनस का 100 है, ये क्या है, माइनस का 10 है। तो माइनस माइनस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस, 100 में हमें क्या करना होगा, 10 को प्लस करना होगा। तो 100 में 10 को प्लस करेंगे तो 110 हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स हमें ये सिखाता है कि हमें जब भी हम सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करें तो ऐसी सूरत में हमें जब जो जिन दो वैल्यूज़ के दरमियान आप काम कर रहे हैं उसमें से जो वैल्यू बड़ी है उसके साइन को आप लिखते हैं। तो इन दोनों में हमने साइन को देखना है। तो 10 और 100 में देखें तो साइन जो है वो 100 का साइन, 100 जो है वो बड़ी वैल्यू है तो उसके साइन को हम यहाँ पे लेंगे, तो ये उसका साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस। अब ये आगे कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे p² भी है। अगर मैं यहाँ पे और टेबल पढ़ता हूँ तो p² भी आ जाएगा। मैं अगर अगेन 1 टाइम इसको दोबारा से भी अगर मैं टेबल को अकॉर्डिंग टू टेबल मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 टाइम अगर मैं पढ़ूँ तो p² + 10 आ जाएगा। फिर ये 10 और 100 के दरमियान, 110 के दरमियान तो कंसिडरेशन हम कर सकते हैं, लेकिन p² का क्या करेंगे तो p² बच जाएगा। फिर आगे मतलब उलझते चले जाएंगे। तो इसलिए इस काम को आगे ना बढ़ाएं। ये जो भी रिमाइंडर में है उसको ले जाकर आपने क्वोशंट पे सामने लिख देना। अब इसका साइन क्या था, माइनस, तो आपने उसके साइन के साथ जो है वो यहाँ पे लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ पे एक ब्रैकेट भी बना लें ताकि आपके लिए जो है वो क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा ये हो गया।
अब ये इसके सामने -110 लिख दिया और फिर नीचे जो भी है जो डिवाइज़र में होता है उसको नीचे लाकर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अलहदा करके जो है वो 1 - 110 डिवाइडेड बाय p² + 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो हमारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो आप पार्ट 2 में देखें क्या कंडीशन है। तो सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट करना होता है। सवाल को रिपीट करने के बाद यहाँ पे जो हम काम करने लगे हैं ना, वो काम यूँ है कि आपने कॉमन का कॉन्सेप्ट लाना है। अब कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब ये होता है कि एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल्स क्या हों, सेम हो वेरिएबल्स या फिर उनके कोएफिशिएंट अगर सेम हो तो हम उनको कहाँ कर देते हैं, उनसे बाहर निकाल देते हैं। अब बाहर निकाल के लिखते हैं और बाहर निकाल के लिखने के बाद याद रखें कि कॉमन का मतलब होता है मैथमेटिक्स में, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करवाना, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड कराना। अब ये डिवाइड किससे करेगा, तो ये डिवाइड उससे करेगा, मतलब जिनके दरमियान से वो कॉमन निकल कर आया है उसी से वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब जिस थाली में खाया है उसी में छेद करेगा। खैर उसको देखते हैं। तो सवाल लिखा, आप देखें इन दोनों में, अगर आप देखें तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये सवाल लिखा हुआ है, ये 3ab और ये 3a²। आप देखें यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो 3 तो कॉमन है, कॉमन का मतलब आम हो गया, मतलब दोनों तरफ क्या है, ये मौजूद है, ठीक है। तो ये 3 को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पे क्या है, a और यहाँ पे क्या है, a² है। a² का क्या मतलब होता है, a² का मतलब होता है कि a × a, ठीक है। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इस a² के जगह में a × a है, तो यहाँ पे भी जो है वो a है, तो यहाँ से a को भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ऊपर की। अब नीचे की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखें 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो अगर आप गौर करो तो 6 का अगर हम फैक्टर लेते हैं, आपने सीखा होगा फैक्टर कैसे लिया जाता है। तो 6 का अगर फैक्टर लिया जाए तो ये हो जाता है हमारे पास 2 3 = 6 एंड 3 1 = 3। मतलब 6 अगर कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि 6 का मतलब ये हो गया कि 6 बराबर किसके है, 2 × 3 के। तो यहाँ पे 6 के जगह में भी क्या है, 3 मौजूद है, लेकिन उसके साथ 2 भी है। खैर उसकी बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3 भी है, यहाँ पे भी क्या है, 3 है, यहाँ पे भी क्या है, 3 है। तो नीचे से भी 3 जो है वो क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। सेकंड थिंग, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो a को क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो 3a यहाँ से भी कॉमन निकल गया। तो आप देखें ऊपर से भी 3a को कॉमन निकाला, नीचे से भी 3a को कॉमन निकाला। आप देखें ये 3a क्या करेगा, मैंने अभी बताया कि जिनके दरमियान से कॉमन निकाला है उससे बारी बारी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये 3a इस 3ab को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देखें जो भी जिनको डिवाइड करना है ना आपने, उसको आपने ऊपर लिखना है, या आपने लिख दिया 3ab। अब जो भी कॉमन निकला था वो क्या है, 3a। ये 3a इसके नीचे आ जाएगा। तो ये 3 को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, a से a डिवाइड हुआ, कैंसिल हुआ। तो इस पूरे जगह पर क्या बचा, 3a तो कैंसिल हो चुका, अब क्या बचा, b। तो यहाँ पे लिख दिया b। सेम एज इट इज़ ये 3a इसके नीचे आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब इसके नीचे 3a आ गया। तो 3 से 3 कैंसिल, a से a² का मतलब अभी मैंने बताया, a² का मतलब क्या होता है, a × a। तो एक a कैंसिल हो गया, a के बच गया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, a लिख दिया। तो ये आ गया b - a। सेम एज इट इज़ नीचे भी 3a कॉमन निकला हुआ है, तो 3a से ये वाला टर्म डिवाइड होगा, 3 से 3 कैंसिल, a से a² को डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, a। तो इस जगह पर, इस पूरे जगह पर क्या लिख दिया मैंने, a लिख दिया। सेम 3a जो है वो 6ab को डिवाइड करेगा, तो मैंने क्या बताया था, 2 × 3 है ये, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। या इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि 3 1 = 3, 3 2 = क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 हो गया। अब a से a कैंसिल, तो इसके साथ क्या बचा, b, तो मैंने लिख दिया 2b। सेम अब ये 3a जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा, तो 3 से 3 डिवाइड हुआ, कैंसिल हो गया, a से a डिवाइड हुआ, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, b²। तो फाइनली हमारे पास अब ये वैल्यू बची। अब देखें ऊपर भी 3a है, नीचे भी 3a है, इन दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जब इन दोनों को कैंसिल किया तो बचा क्या, b - a और a² + 2b + b²। तो जो बचा हमने उसको लिख देना है। अब हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसको क्या कह देना है, आपने आंसर कह देना है। इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2b कंप्लीट हुआ। होप सो क्या आप लोग जो हैं वो कॉमन के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। तो अब थोड़ा सा काम यहाँ पे जो है वो जल्दी करेंगे। तो सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट करते हैं, हमने कर दिया, ठीक है।
सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट किया मैंने यहाँ पे करने के बाद जो है वो लिखा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी, वैसे ही लिखा हुआ है। अब देखें इन दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है, a कॉमन है, तो यहाँ से a को कॉमन निकाला, जब a को कॉमन निकाला तो यहाँ पे a लिख दिया। अब ये a इस a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a से a स्क्वायर डिवाइड होगा तो क्या बचेगा a, फिर ये a इस a b को डिवाइड करेगा तो a कैंसिल हो गया तो बचा क्या b। अब इन दोनों में भी देखें कॉमन है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर है, तो a तो कॉमन नहीं है, b भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 कॉमन है, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकल गया। तो 2 इस 2 से डिवाइड होगा तो a स्क्वायर बचेगा, 2 इस 2 से डिवाइड होगा तो b स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आप देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो जहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 के साथ, आप देखें इस पूरे जगह पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप देखें ऊपर भी a प्लस बी है, नीचे भी a प्लस बी है, कैंसिल कर दिया इसको। यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, क्रॉस में ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए a माइनस बी, तो बचा क्या, यहाँ पे a बचा, ठीक है, और नीचे क्या बचा 2, और क्या बचा a प्लस बी बच गया, ठीक है। तो उसको वैसे लिख दिया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर क्या है 1, तो ऊपर लिख दिया 1, और नीचे क्या है a प्लस बी लिख दिया। फिर क्या है मल्टीप्लाई का सिंबल, यहाँ पे क्या बचा a, तो यहाँ पे लिख दिया a, और नीचे क्या बचा है 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। अब ये 1 इस a से मल्टीप्लाई होगा तो 1a लिख दें या सिंपल a लिख दें, ठीक है, बुक में सिर्फ a लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 शो कर दिया है, कोई इशू नहीं है, कर भी दें तो भी अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी कोई मसले वाली बात नहीं। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई की सूरत में 2 इंटू ए प्लस बी लिखा गया। तो यहीं पर आपने आंसर छोड़ देना है। अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा काम को आगे बढ़ाएं तो ये 2 को a से भी मल्टीप्लाई कर दें, b से भी मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन बुक में यहीं पे आंसर है तो हमने यहीं पे इसके आंसर को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा, इसके पार्ट 4 को करते हैं। होप सो कि आपको फॉर्मूले के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला क्या है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे इस वाले पूरे टर्म को अगर मैं ये मानूँ कि ये पूरा टर्म कंप्लीट क्या है, a है, और इस वाले का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्क्वायर रूट अगर मैं लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर है ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ z की पावर 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो मैं इस z को क्या मान लूँगा, b। तो मेरे पास अगर मैं इसको फॉर्मूले पे ओपन करना चाहूँ तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ओपन हो सकता है, सही है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखें यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो शो कर दिया। आप चाहें तो सेंस का सिंबल इस तरीके से 3 नुक्ता बना दें, तो इसका मतलब सेंस होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर शो कर दिया। फॉर्मूला शो करने के बाद जहाँ पे फॉर्मूले में a है तो हमारे जो है वो इस जगह पर a क्या है, a जो है वो क्या है x प्लस वाई। तो फॉर्मूले के a की जगह में मैंने लिखा x प्लस वाई। फिर क्या है फॉर्मूले में प्लस का साइन, मैंने प्लस का साइन लिखा। b क्या है हमारे लिए, z है, तो b की जगह में क्या लिख दिया, z लिख दिया। फिर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अगली ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, चूँकि हम वैल्यू को पुट करें इसलिए कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लाजमी लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट ओपन किया ये वाली ब्रैकेट की जगह, ठीक है। फिर इस a की जगह में a की वैल्यू x प्लस वाई हो गई। फिर माइनस का साइन वैसे ही हो गया, b की जगह में क्या पुट कर दिया, z पुट कर दिया, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब क्या करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई वैसे ही लिखा गया, फिर प्लस का z उसके साथ लिखा गया, x प्लस वाई, ये माइनस का साइन z से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया माइनस का z। अब देखें नीचे x प्लस वाई है, ऊपर x प्लस वाई है, नीचे भी x प्लस वाई, इन दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या x प्लस वाई माइनस z। तो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस z। अब ये दो तीनों एक दूसरे को तो कैंसिल कर नहीं सकते, तो इनको क्या करना है, आपने आंसर क्या देना है। अच्छा, इसके पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं। टोटल इसके जो हैं वो 9 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इनको करते हैं। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, आप देखें तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 6m, सीधे आपने इन दोनों को देखना है। तो यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, कॉमन m निकल सकता है, क्योंकि m यहाँ पे भी m यहाँ पे भी कॉमन हो गया तो m कॉमन निकल आएगा। अच्छा, इस वाले टर्म को देखें तो यहाँ पे 3m है, यहाँ पे 15 है। 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो 3 कॉमन निकल सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों में 3 कॉमन है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आप देखें ये है 2m और ये क्या है 12। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 12 भी आता है, तो इसका मतलब यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता है, 12 को कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब जब यहाँ से m को कॉमन निकालेंगे तो ये m इस m स्क्वायर से डिवाइड होगा तो क्या होगा, एक m कैंसिल तो एक m बच गया, m इस 6m को डिवाइड करेगा, m से m कैंसिल, बचा क्या 6, यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर यहाँ पे इन दोनों में कॉमन मैंने क्या कहा 3 है तो 3 को कॉमन निकाला, 3 से 3 डिवाइड हुआ सिर्फ m, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, तो यहाँ पे क्या लिखा गया प्लस का 5। इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है तो 2 को कॉमन निकाला, 2 से 2 डिवाइड हुआ, बचा क्या m, 2 से 12 डिवाइड हुआ, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। अब देखें m - 6 ऊपर है और m - 6 नीचे है, तो m - 6 से m - 6 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या m और 3, 3 इस m से मल्टीप्लाई होगा तो 3m हो जाएगा, और ये क्या हो गया m + 5, और डिवाइड में क्या बचा सिर्फ 2, तो नीचे लिख दिया 2। इससे आगे हम काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि किसी को भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो यहीं पे क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसके बाद देखें भाई, इसके पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। पार्ट 6 को सॉल्व करने के लिए आपको पहले सवाल देख लें क्या है, 4t² - 3060 + 80। देखिए यहाँ पे इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीक़ेकार तो ये है कि फर्स्ट टर्म अगर स्क्वायर में हो, सेकंड टर्म उसके हाफ पावर में हो, मतलब वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर इसका क्या है हाफ है, मतलब 2 का हाफ क्या होगा 1 होगा। फिर इसी तरीके से थर्ड टर्म जो है वो क्या हो कांस्टेंट हो, तो इसमें हम मिडिल टर्म भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म की ज़रूरत नहीं है। आप मिडिल टर्म करके करेंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग जो है वो हो जाएगा, तो मैं इसको जो है वो आसान तरीके से करके दिखा रहा हूँ। मैंने ऊपर वाले को कुछ भी नहीं किया, अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है उसको। नीचे वाले में मैंने क्या किया, नीचे वाली जो वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लाई में दिख रही है, मैंने इनको क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाली वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे क्या है 80 है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 4 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 36 भी आता है, और 4 के टेबल में 80 भी आ जाता है। तो मैंने 4 को यहाँ से इन तीनों के दरम्यान से क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। जब मैंने इन तीनों के दरम्यान से 4 को कॉमन निकाला तो देखें हुआ क्या, इस 4 ने इस 4t² को डिवाइड किया तो 4 से 4 खत्म, तो बचा क्या सिर्फ t²। इस 4 ने इस 36 को डिवाइड किया तो 4 9 जा क्या हो गया 36, तो यहाँ पे लिख दिया 9 और क्या लिखा गया t लिखा गया, बाकी माइनस का साइन वैसे ही है, ठीक है। फिर इस 4 ने इस 80 को डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, जीरोस के साथ वैसे लिखा गया सेम। अच्छा, अब नीचे वाले का काम है। नीचे वाले में कंडीशन यूँ है कि ये जो 4t है ये यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ पहले इस वाले टर्म से, फिर मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है कि पहले वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरे वाले से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4t को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 जा हो गया 20, और t इसके साथ था, इसके साथ कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ t लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर 4 को t से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो सिर्फ 4 लिखा गया, t से मल्टीप्लाई हुआ तो t² हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अब आगे वैल्यू खत्म हो गई तो इस 4t का भी काम खत्म हो गया। अब इस -t की बारी, तो ये माइनस से यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब क्या है प्लस है, तो माइनस का t इससे जो t² जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5t² माइनस का आ जाएगा, ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, t² को t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया t³ हो गया। अब आगे देखें, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ऊपर वाली वैल्यू को छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसको आपने वैसे लिख दिया। नीचे देखें 20t मैंने वैसे लिखा, ये माइनस का 4t² है, ये माइनस का 5t² है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, t², ये भी है t² ये भी है, तो इनको हम प्लस कर सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, 5 में 4 ऐड किया तो क्या हो गया माइनस का 90। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस का t³ है। अभी दिखने में जो है ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बड़ा ही आसान, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, ठीक है। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है t है, तो t को यहाँ से क्या कर लिया कॉमन निकाले, जैसे ऊपर मैंने 4 को कॉमन निकाला था। तो जब इन सब में से t को कॉमन निकाला तो t बाहर आ गया, t से t डिवाइड हुआ तो क्या बचा सिर्फ 20, ये t इस 9t² को डिवाइड करेगा तो 9 वैसे ही बच गया, t से t² डिवाइड हुआ तो 1t बच गया, t से t³ डिवाइड होगा तो t² बच जाएगा। अब क्या करना है आपने, जस्ट इसको तरतीब देना। आप अगर गौर करो t² नीचे भी है, t² ऊपर भी है, -90 नीचे भी है, -90 ऊपर भी है, +20 नीचे भी है, +20 ऊपर भी है। तो आप इसको ऊपर वाले की तरह बना दो, तो मैंने क्या करना है कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको उठाकर ऐसे करके सीधा कर दिया, ठीक है। यूं लिखा हुआ था, मैंने इसको यूं कर दिया, मतलब तरतीब दे दिया। तो पहले t² को लिख दिया नीचे, फिर -90 वैसे लिख दिया और प्लस का 20 वैसे लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू देखें आप पूरी, और नीचे वाली वैल्यू देखें, कैंसिल हो गई, बचा क्या 4/t। तो सीधे आपने आंसर लिख देना है 4/t। तो ये भी बड़े आसानी से जो है वो क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो अब बढ़ते हैं इसके 5th क्वेश्चन की तरफ। अब 5th क्वेश्चन में ना बड़ी कहानी है, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एक नई कहानी इंट्रोड्यूस हो रही है, और वो है मिडिल टर्म ब्रेक करने का मेथड, ठीक है। अब मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है कि देखो, पहचानना ऐसे है कि आपने कब मिडिल टर्म करना है, कब मिडिल टर्म नहीं करना है। आपने ये देखना है कि फर्स्ट टर्म वेरिएबल का अगर स्क्वायर में हो, सेकंड टर्म भी वही वेरिएबल हो,
ठीक है, लेकिन उसके ऊपर पावर क्या हो, हाफ हो। अच्छा, इसमें ये कॉन्सेप्ट रखना है कि अक्सर और बेशतर लोग इस तरह से याद रखते हैं कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर में हो, सेकंड टर्म जो है वो पावर 1 में हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर में ही हो। आगे चल के एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनमें फर्स्ट टर्म में पावर 4 है और सेकेंड टर्म में पावर क्या है, 2 है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फर्स्ट टर्म की पावर क्या हो, जो भी हो, ठीक है, इवन पावर या फिर ऑड पावर, लेकिन सेकंड टर्म की जो पावर होनी चाहिए ना वो कैसे होनी चाहिए, उस फर्स्ट टर्म के हाफ होनी चाहिए। जैसे अगर पावर 2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे अगर पावर 3, यहाँ पे अगर पावर 4 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पे अगर पावर 8 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पावर 4 होना चाहिए। और थर्ड टर्म क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ऐसी सूरत में हम क्या कहते हैं, मिडल टर्म ब्रेक मेथड कहते हैं। मिडल टर्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी फर्स्ट टर्म है ना उसके पास जो भी कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट इसके साथ वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। इसको लास्ट वाले टर्म से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म को जब आपने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 ज़ार क्या हो गया, 3 हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सोचना है, ये 3 आ गया। अब आपने दो ऐसे टर्म लेने हैं जिनको आपने अगर प्लस किया या फिर माइनस किया। लफ्ज़ पे गौर करें कि मैं कह रहा हूं कि दो ऐसे टर्म आपने लेने हैं कि जिनको प्लस करें या फिर क्या करें, माइनस करें। तो जो मिड में टर्म है ना, जो मिड वाला टर्म है वो आ जाए विद साइन, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करता हूं कि मैं इसको एलसीएम में ले जाता हूं, ठीक है, ये आसान तरीक़ाकार होता है, एलसीएम में आप ले जाएं, ठीक है, बड़े आसानी से हो जाए। तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूं कि मैंने इसको ये किया कि मैं कर रहा हूं 3 1 ज़ा 3। तो मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो वही आ रहा फर्स्ट टू लास्ट करके जो किया था, ठीक है। अब मैं 3 में से अगर मैं 1 माइनस करूं तो क्या ये मिड वाला टर्म नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपने किया 3 में से 1 को माइनस। अब 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपने देखें कैसे लिखना है, 3 में से 1 को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब बाहर क्या साइन है, बाहर आपने क्या रखना है, इस जगह पर, मतलब ये जो 2x है ना इस जगह पे आपने रखना है 3 माइनस 1, ठीक है। और बाहर क्या रहेगा, x रहेगा, तो माइनस का x रह गया। अब ये माइनस का साइन इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, और ये x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया 3x। फिर यही माइनस का साइन इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x लिख दें या सिंपल x लिख दें, बाकी आगे माइनस का 3 वैसे लिखा गया। तो ये ऊपर वाला जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक हो गया। सेम एज इट इज नीचे वाले के साथ भी क्या, इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 ज़ा क्या हो गया, 2 हो गया। अब दो ऐसी वैल्यू लेनी जिनको आपस में प्लस या माइनस करें तो बीच में क्या आ जाए, माइनस का x आ जाए। तो 2 1 ज़ा 2 हो गया। 2 में से 1 को अगर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो भाई वही काम 2 माइनस 1 किया, और बाहर क्या है, साइन क्या है, माइनस। तो इसके साथ क्या लगा दें, माइनस का x लगा देंगे, माइनस का 2x हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें वही आ गया, मतलब माइनस का 2x ये रहा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस प्लस का x हो गया। ये माइनस का 2 वैसे ही यहाँ पे एहतरामन लिख दिया। अब क्या करना है, आपने इसको 4 हिस्से हो गए ना अब इसके, अब आपने 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया। अब इन दोनों में आपने कॉमन देखना है, चारों में से एक साथ नहीं कर सकते आप ना, मुश्किल हो जाएगी। तो आप 4 टर्म हो जाए ना तो आपके लिए आसानी हो जाती है। मिडल टर्म करने का मतलब ही यही होता है कि आपने 4 टर्म करना है और आपने अपने काम को क्या करना है, आसान करना है। मैथमेटिक्स में यही काम। तो अब x में, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इन दोनों में से x क्या हो सकता है, कॉमन। तो मैंने यहाँ पे x को कॉमन निकाल लिया। जब x को कॉमन निकाला, x ने इस x स्क्वायर को डिवाइड किया तो x आ गया, x ने इस 3x को डिवाइड किया तो क्या आ गया, 3 आ गया, खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखें, जब आप 4 टर्म को ऐसा करते हैं ना और उनको 2 पेयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो शर्त ये है कि जो भी फर्स्ट टर्म को कॉमन निकाल के जो आपके पास ब्रैकेट बनी है, अगली ब्रैकेट भी वही बननी चाहिए। अगर वो ब्रैकेट सेम बनती है तो ठीक है, अगर वो ब्रैकेट सेम नहीं बनती तो आपका काम गलत है मिडल टर्म में, ये बात ध्यान में रखें। तो अब आप देखें इन दोनों में अगर आप कॉमन देखें तो कुछ भी नहीं है कॉमन, लेकिन कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे भी अगर मैं कंसीडर करूँ तो यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो इन दोनों के दरमियान से मैंने क्या कर दिया, 1 को कॉमन निकाला। जब 1 को कॉमन निकाला, 1 इससे डिवाइड होगा तो x ही आएगा, 1 3 से डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। अब देखें x माइनस 3, यहाँ पे भी क्या है, x माइनस 3, सेम सेम आ गया। अब नीचे वाले को देखें, इन दोनों में भी कॉमन क्या है, x है, तो x को कॉमन निकाला तो x स्क्वायर से डिवाइड हुआ तो x आ गया, x 2x से डिवाइड हुआ तो सिर्फ क्या आ गया, 2, क्योंकि x कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में भी क्या है, 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन निकाला, 1 x से डिवाइड हुआ तो x आ गया, 1 2 से डिवाइड हुआ तो 2 आ गया। ये भी देखें x माइनस 2 सेम आया। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे x माइनस 3, यहाँ पे भी x माइनस 3। अब इन दोनों को में से
ए को क्या करना है, कॉमन निकालना है। जब x माइनस थ्री को कॉमन निकाला, ये x माइनस थ्री इस वाले पूरे टर्म से जब डिवाइड होगा तो x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, x, यहाँ पे लिख दिया मैंने, x लिख दिया। अब ये x माइनस थ्री इस वाले पूरे टर्म से जब डिवाइड होगा तो x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कैंसिल, तो बचा क्या, 1, तो यहाँ पे मैंने प्लस में 1 लिख दिया। अब चूंकि ये अलहदा होता तो मैंने इसको यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख दिया ताकि अच्छा लगे। अब यहाँ पे वही काम, x माइनस टू कॉमन लिया तो x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हुआ तो बचा क्या, x, यहाँ पे लिख दिया। x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हुआ तो बचा क्या, 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब क्या करना है, x प्लस 1 ऊपर है, x प्लस 1 नीचे है, कैंसिल हो रहा था तो कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दें फ़ौरन। आपने कैंसिल किया तो बचा क्या, x माइनस थ्री और x माइनस टू, तो ये हमारे पास x माइनस थ्री और x माइनस टू। अब ये कैंसिल नहीं हो पा रहे तो इनको क्या कह दिया, आंसर कह दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो भैया हम इसके 8वें क्वेश्चन पे पहुंच गए, मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट पे पहुंच गए। आप देखें, सवाल है फर्स्ट टर्म स्क्वायर में, सेकंड टर्म उसके हाफ पावर में, थर्ड टर्म क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्या होगा, मिडल टर्म होगा। और मिडल टर्म मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करूँगा क्योंकि मिडल टर्म आपको समझ में आ गया होगा। मिडिल टर्म में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करवाते हैं, ओह पेंसिल काम नहीं कर, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आएगी। अब उस वैल्यू को आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। सो 4 को 36 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 36 आंसर देगा ये हम लोगों को 144। अच्छा, अब दो ऐसी वैल्यू लेनी है, आप इसको कहाँ ले जाएं, एलसीएम में ले जाएं। ठीक है, तो आप अगर इसको गौर करें तो ये मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल करना चाहूँ तो मैं 12 के टेबल को अगर 12 टाइम पढ़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 12 में अगर मैं 12 को प्लस करूँ तो क्या बीच वाला टर्म हो रहा है 24, वेरी गुड। तो 12 में 12 को प्लस किया तो क्या हो गया, बीच वाला टर्म। तो मैंने 4x स्क्वायर को वैसे लिख दिया, 12x बीच वाले टर्म को 24 को ब्रेक कर दिया। अभी भी देखें ये वही चीज़ है, 12x का मतलब क्या हो गया, 24x बस। लेकिन ये क्या है, रूल है, आपको ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा। और प्लस का 36 वैसे लिख दिया। अब देखें नीचे वाले टर्म को देखें, 3x स्क्वायर और 27 है। पहले तो ये देख लें कि आप इसका स्क्वायर रूट ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 है, तो क्या ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, आते हैं। 3 को कॉमन निकालिए, यहाँ से 3 को कॉमन निकाला, 3 से डिवाइड हुआ तो एक्स स्क्वायर, 3 27 से डिवाइड हुआ तो 9 आ गया। अब ये बहुत आसानी हो गई हमारे लिए, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल सकता है, 9 का भी स्क्वायर रूट निकल, 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। कैलकुलेटर से निकाल के देख लीजिएगा। अच्छा, तो ये बन जाएगा हमारे पास नीचे कुछ इस तरह से। ऊपर वाले टर्म को अभी आप इग्नोर करें, नीचे वाले टर्म को देखें, नीचे क्या है, 3 है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला तो ये क्या हो गया, x, और उसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। नीचे क्या है, माइनस का साइन, माइनस लिख दिया। 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, और उसके ऊपर क्या लिख दिया, स्क्वायर। अब आप अगर देखें, अगर मैं स्क्वायर को 3 के ऊपर अप्लाई कर दूँ तो क्या ये 9 दोबारा नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल वही बात है। अब हम ऊपर को देखते हैं, दो का पेयर बना लिया आपने। अब जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, तो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 4, तो पहली बात कॉमन है, 4 में भी आता है, 12 में भी आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो 4x पूरा क्या हो गया, कॉमन निकल गया। 4 से डिवाइड हुआ तो खत्म, एक्स स्क्वायर से डिवाइड हुआ तो एक्स आ गया। 4 को 12 से डिवाइड किया तो 4 3 से 12, तो 3 लिख दिया। एक्स को एक्स से डिवाइड किया तो एक्स खत्म हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 12 कॉमन है, क्योंकि 12 के टेबल में 12 भी आता है, 12 के टेबल में 36 भी आता है, तो 12 ले लिया। 12 को 12 से डिवाइड कराया तो एक्स बच गया, 12 को 36 से डिवाइड कराया तो 12 3 से 36 होता है। एक्स प्लस थ्री ये क्या है, कॉमन है। अब नीचे देखें, यहाँ पे ये बन सकता है कि ये बन गया a और इसको बना दें b, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सेंस में दिखा दें कि यहाँ पे हम लगाने वाले हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो देखिए भाई, ऊपर वाले टर्म में से जो है वो x प्लस थ्री को क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। जब x प्लस थ्री को कॉमन निकाले, ये x प्लस थ्री इस वाले टर्म को डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, 4x, यहाँ पे लिख दिया 4x। फिर ये x प्लस थ्री इस वाले टर्म को डिवाइड करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 12, तो यहाँ पे लिख दिया 12। अब देखें, यहाँ पे 3 अपने जगह पे वैसे ही है, इसको a माना, इसको b माना, तो फॉर्मूले में जहाँ पे a है वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x लिखूंगा। फिर क्या है, प्लस का साइन, मैंने लिख दिया प्लस का साइन। फिर जहाँ पे b है वहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3। फिर इसी तरीके से ब्रैकेट आगे, फिर क्या है, ए की जगह में क्या लिखूंगा, x, b की जगह में क्या लिखूंगा मैं, 3, तो x माइनस 3 हो गया यहाँ पे। अब देखें, ऊपर x प्लस 3 है, नीचे भी x प्लस 3 है, इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो बचा क्या, 4x प्लस 12, और क्या बचा, 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो 4 इंटू एक्स जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा काम, तो 4x प्लस 12 बचता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ये वाला टर्म कौन सा आने वाला था, ये आने वाला था 4x प्लस 12, और डिवाइड में ये होने वाला था 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा,
अब देखें इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 यहाँ पे 4 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, तो 4 को यहाँ से क्या कर दिया कॉमन निकाला। जब 4 को कॉमन निकाला, ये 4 इस 4x को डिवाइड करेगा तो 4 से 4 कैंसिल, बचा गया सिर्फ x, तो यहाँ पे लिख दिया x। अब ये 4 इस 12 को डिवाइड तो 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। तो अब ये हो गया 4 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 3। ये आगे कैंसिल भी नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि x प्लस 3 तो है, ये भी x3 है, लेकिन इसके पास प्लस का साइन, इसके पास माइनस का साइन। गौर करें क्वेश्चन नंबर 3 के, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम करें, क्वेश्चन नंबर 3 के पहले ही पार्ट में मैंने ये कहा था आप लोगों को कि ऊपर नीचे जब वो कैंसिल नहीं हो, मतलब कि ऊपर नीचे अगर वैल्यू सेम हो लेकिन उनके जो है वो साइन सेम ना हो, तो हम उनको कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ पर कट गए। तो यहीं पर आंसर क्या कर देना होगा, हमें इसको बता देना होगा कि यहीं पर ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट मतलब 9 को। इसमें भी देखें वही है, y प्लस जेड है, ठीक है, फिर वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस का जेड स्क्वायर है, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पे, इसको देखते हैं। तो नीचे वाले को आपने ऊपर वाले को कुछ भी नहीं छेड़ा, क्यों? देखें यहाँ पे मैं क्यों ऐसा काम नहीं कर रहा। आप कहें कि सर फर्स्ट टर्म जो है वो स्क्वायर में है, सेकंड टर्म जो है वो हाफ पावर में है, लेकिन थर्ड टर्म जो है वो कांस्टेंट नहीं है। नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। एक तो ये भी कहानी होगी कि फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर में है, सेकंड टर्म भी जो है वो क्या है, लास्ट टर्म भी क्या है, स्क्वायर में है। तीसरी बात ये कि बीच वाले टर्म में आप देखें सिंगल टर्म नहीं है, दो वेरिएबल है, वाई भी है और वो क्या है, जेड भी है, तो यहाँ पे मिडल टर्म वाला काम नहीं हो सकता। हाँ, तो अब हो क्या सकता है यहाँ पे, तो y प्लस जेड को वैसे ही लिख दिया, वाई स्क्वायर माइनस 2yz को भी वैसे ही लिख दिया, प्लस जेड स्क्वायर वैसे ही लिखा गया। अब वाई स्क्वायर वाई जेड एक मतलब सवाल को उतार दिया। अब देखें मैंने क्या किया, नीचे वाले टर्म में वाई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, y है, दोनों तरफ y तो है ना, तो दिमाग दौड़ाना है आपने कि y कॉमन निकल सकता है, तो इन दोनों के दरम्यान से y को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब y को कॉमन लिया तो y बाहर आया, ऊपर वाला टर्म वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया ऊपर वाले टर्म में। ये y इस वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ y इस वाई जेड से डिवाइड होगा तो y खत्म, सिर्फ क्या बचा, z। अब ये फायदा हुआ कि ऊपर वाला y प्लस जेड, नीचे वाला y प्लस जेड क्या हो गया, सेम हो गया, तो y प्लस जेड से y प्लस जेड को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ऊपर जो भी वैल्यू बची उसको लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, तो लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया, और नीचे क्या बचा, y। अच्छा, अब इसको चाहें तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं कि इस वाले टर्म को आप क्या मान लें, अगर इस वाले टर्म का स्क्वायर रूट लें और लास्ट वाले टर्म का आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये बन सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे बन सकता है, देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप y का स्क्वायर रूट लो तो क्या बचेगा, y, और z का स्क्वायर रूट लो तो क्या बचेगा, z, ठीक है। तो अगर मैं a के जगह में y पुट करूँ और b के जगह में z पुट करूँ तो ये देखें यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पे ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2, वैसे ही रहा, a के जगह में मैंने पुट कर दिया y, b के जगह में मैंने पुट कर दिया z, फिर प्लस b के जगह में मैंने पुट कर दिया z, और उसके ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर। तो क्या ये पूरा टर्म इसके बराबर नहीं आ रहा? अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये हो गया a के जगह में y माइनस b के जगह में क्या हो गया, z, तो ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर हो रहा है। तो इस पूरे जगह पर मैं लिख सकता हूँ y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया y माइनस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक बात और, इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट में 6 क्वेश्चन तक, आई थिंक 6 क्वेश्चन, हाँ 6 क्वेश्चन तक के जो है वो आंसर दिए गए हैं आपके बुक के जो है वो आंसर में, लास्ट में जो आंसर लिखा हुआ होता है वहाँ पे आंसर में इसके पार्ट 6 तक आंसर है, उसके बाद के जो है वो आंसर नहीं है। तो आप जो है वो चाहें तो आप यहाँ पे भी इसको आंसर कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अब चूँकि सवाल में ये कहा था कि रेड्यूस करना है और आपको जो है वो लोएस्ट से लोएस्ट फॉर्म में जो है वो रेड्यूस करना है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ तक जो है वो करके दिखाया। अगर आप यहाँ तक नहीं भी करेंगे, यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो भी आपका आंसर क्या है, ठीक है। ये थोड़ी सी होशियारी की थी कि इसको जो है वो आगे बढ़ा दिया, लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, यहाँ पर भी आंसर हो सकता है। तो इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आज जो है वो हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब हम इसको करेंगे तो आपको इसके बारे में अंदाज़ा होगा कि इसके क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहानी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का सबसे लॉन्ग
जो है वो समझ लें कि क्वेश्चन है, इनमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग मेथड से जो है वो क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अलहदा से वीडियो बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो इस एक्सरसाइज की जो है वो वीडियो हम अलहदा से बनाएंगे थर्ड पार्ट। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि जो है वो क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ समझाया आपको इस वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके जो है वो हमें बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो की समझ आ गई है या फिर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो अपने ख़यालात का इजहार करें कमेंट में। हमारे लिए जो है वो बहुत अहम है आपके कमेंट्स, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना चाहते हैं आप तो स्क्रीन में जो है वो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है वो कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपको जो है वो मैं पूरा समझाऊंगा, जो भी प्रॉब्लम हो किसी भी जगह पे आपके डाउट्स हों इंशाल्लाह उसको जो है वो क्लियर करेंगे। तो इसी तरीके से हम लेक्चर को जो है वो इख्तिताम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।